नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जादव है और मैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर का। तो आज हम नए मोड पर आ गए हैं। अभी हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया ऑल इंडिया का और 14 तारीख से 14 अगस्त 2024 से हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ हमारा जो होने वाला है स्टेट का भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज हम बहुत शॉर्ट में आज समझ लेंगे कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं नीट यूजी 2024 के अनुसार एमबीबीएस और बीडीएस इसका पहले अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन से। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। लेकिन कुछ आपके लिए बहुत बहुत जरूरी चीज बताना चाहूंगा। अगर दूसरे राउंड से या उसके बाद के राउंड से आप सीट जो मिलती है वो छोड़ दोगे तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा, यानी वापस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसी भी कारण की वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो भी आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए काउंसलिंग जरूरी है। आरंभ इंस्टीट्यूट में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करेंगे। फॉर्म भरना हो या चॉइसेस भरना हो या कॉलेज में जाकर कैसे एडमिशन लेना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ऑल इंडिया जो एडमिशन है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए पहला राउंड चालू होने वाला है 14 अगस्त से 2024। तो ये क्या क्या करेगा, तो ये 15% सीट्स जो एमबीबीएस या बीडीएस की है सारे राज्यों की, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस है। 100% बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, एम्स के लिए 100% सीट्स के लिए, जिपमर के लिए, पुडुचेरी और कराईकल के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ओपन सीट्स के लिए, और 15% जो सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी के, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज या ईएसआईएस डेंटल के लिए। उसके बाद जामिया के लिए, ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, और 15% ईएसआईएस मेडिकल कॉलेजेस जो है उनके सीट्स के लिए ये होने वाला है। अभी इसी के साथ और क्या होने वाला है, तो इसके साथ आप जो होने वाला है रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो ऑल इंडिया लेवल पर 50% रिजर्वेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो 15% कोटा है, एसटी के लिए 7.5% कोटा है, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 27% कोटा है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है जिनके पास सर्टिफिकेट है आई फॉर्मेट में उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। और उसी के साथ फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे डिसेबल्ड व्यक्ति होंगे उनके लिए 5% कोटा अवेलेबल है। तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लीजिए। हमें वेबसाइट पे जाना है www.mcc.nic.in पर। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, हम आपको मदद करेंगे। आपका रिजल्ट लगने के बाद अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कलरफुल सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाना होता है। उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर आपको सारे एडमिशन प्रोसेस की कंप्लीशन करनी होगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल अनिवार्य है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हैं राउंड 1 में हम क्या करने वाले। तो सबसे पहले नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, यानी जो पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको वापस मिलेगा। इसके साथ ही आप आपके प्रिफरेंसेस भर सकते हो, यानी चॉइस ऑफ कॉलेज डाल सकते हो। इसके बारे में मेरा अगला वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, और आप इन चॉइसेस को लॉक कर सकते हो। अगर गलती से आप भूल गए चॉइसेस लॉक करना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी, आपके मार्क्स के अनुसार, आपके एसएमएल के अनुसार आपको देखा जाएगा कि कौन सी सीट मिलती है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एसेंशियल डॉक्यूमेंट जिन्हें हम लोग कहते हैं, और फिर कॉलेजेस में जाके डेंटल या मेडिकल कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद आप जब रिपोर्ट करोगे तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। अगर आपको इस कॉलेज से बेहतर कॉलेज में जाना है तो वहां पर एक फॉर्म होता है जिसे अपग्रेडेशन फॉर्म कहते हैं, यानी राउंड 1 से 2, राउंड 2 से 3, राउंड 3 से 4 आप अपग्रेड कर सकते हो। तो वो अपग्रेडेशन फॉर्म आपको भरना है। पर आप अपग्रेडेशन तभी कर सकते हो अगर आप फिजिकली उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हो, तब ही जाके आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। अगर आप राउंड 1 में सीट मिलती है, आप वो सीट लेते नहीं हो, आप जाते नहीं हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, आप फ्री एग्जिट ले लेते हो, तो आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा, सीधा आपको राउंड 2 में ही जाना होगा। लेकिन राउंड 1 में अगर आप कॉलेज में जाते हो तो आपको वो कॉलेज हमेशा कंटिन्यू रहेगा, सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो भी। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप राउंड 1 में बिल्कुल कॉलेज में जाइए, आपके कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, और अगर आपको नहीं लेना है तो उसको फ्री एग्जिट कर सकते हो। सेकेंड राउंड में आप कोई दिक्कत का काम नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा जाते हैं कि जो कैंडिडेट को अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली,
तो वो सेकेंड राउंड में सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको सेकेंड रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब राउंड 2 होगा उसके बाद, वो शेड्यूल में मैं आपको बता देता हूं। तो राउंड 2 उन लोगों के लिए जिन लोगों ने राउंड 1 में एडमिशन लिया था, वो राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए आ सकते हैं। राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 के लिए आ सकते हो, कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती से आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधा राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फुल फीस पे करके। फिर से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। पुराने वाले राउंड 1 के राउंड 2 को नहीं चलते, राउंड 2 के राउंड 3 को नहीं चलते, दोबारा से सारी फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है। ओके, फिर से वही होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, वेबसाइट एमसी वेबसाइट पे आपको देखना होगा, और फिर से अपलोडिंग ऑफ एसेंशियल सर्टिफिकेट्स यानी डॉक्यूमेंट्स करना होगा, और आपको कॉलेज को विजिट करना होगा। फिजिकली आप उस कॉलेज को जा सकते हो, और अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको राउंड 2 में जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन इसके पहले अगर उन कैंडिडेट को जिनको कुछ नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, वो सीधा सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। जिन्होंने सेकेंड राउंड में डायरेक्टली रजिस्टर किया है वो भी अपने कॉलेज में सीधा जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट मिली थी तो आपको उस पुराने वाले कॉलेज में, फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज में जाना है, वहां पर से रिलीविंग लेटर लेना है। बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको राउंड 1 का रिलीविंग लेटर लेकर, अगर अपग्रेड हुआ है तो राउंड 2 वाले कॉलेज में जाकर के आपको ज्वाइन करना है। अगर कोई कैंडिडेट राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं करता है या कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। अगर एक बात है, अगर आपका राउंड 2 में अपग्रेडेशन हो जाता है तो आपका राउंड 1 की सीट पर कोई भी क्लेम नहीं रहेगा, वो सीट किसी और को मिल जाएगी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर राउंड 2 का बता करके जाता हूं कि फ्रेशली कैंडिडेट जिनको सेकेंड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली, 1 में भी नहीं मिली, 2 में भी नहीं मिली, वो डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन। उनका पहला ही रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंटिन्यूड रहेगा। अगर आपको कंटिन्यू अपग्रेड हुआ है और आप वो सीट नहीं चाहते हो तो आप वो सीट छोड़ सकते हो। रिजल्ट के बाद कुछ समय मिलता है, एमसीसी कुछ समय देती है कि आप वो सेकेंड राउंड की सीट छोड़ सकते हो, और बस फॉरफीचर यानी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा। ओके, इसके बाद आएगा हमारा राउंड 3। राउंड 3 वैसे ही है, जिन्होंने राउंड 1 2 में नहीं किया है वो राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पूरी फीस भरने के साथ। जिनको राउंड 1 2 में कोई सीट नहीं मिली है वो राउंड 3 के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं। फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है, सीट अलॉटमेंट करना है, अपलोडिंग ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स करना है, और कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट भी करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर राउंड 2 में सीट मिली थी और राउंड 3 में आए हो तो राउंड 2 से रिलीविंग लेटर लेना है और तभी राउंड 3 की कॉलेज ज्वाइन करना है। 7 से 8 दिन का समय मिलता है, आप कॉलेज जाकर रिलीविंग लेकर नए कॉलेज में ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला था वो बेहतर है, मेरे लिए अच्छा है, तो आप राउंड 3 में कोई भी किसी भी तरह से पार्टिसिपेट ना करें और राउंड 1 या राउंड 2 के कॉलेज में जाकर अपग्रेडेशन नहीं बल्कि रिटेंशन का फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भी अवेलेबल होता है जिसे हम रिटेंशन फॉर्म कहते हैं, कि मैं इसी कॉलेज में कंटिन्यू करना चाहता हूं, मुझे नई कॉलेज की जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं, अगर आप अपग्रेड हो जाते हो राउंड 2 से राउंड 3 में तो आपको अगले फोर्थ राउंड में अपग्रेडेशन का चांस नहीं है, आप सीट छोड़ भी नहीं सकते हो। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको वो ज्वाइन करना कंपलसरी है। आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हो, आप वो सीट छोड़ नहीं सकते हो। राउंड 2 तक आप सीट छोड़ सकते हो, राउंड 3 में आप सीट नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको ये सीट अपग्रेड करना है या रिजाइन करना है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा राउंड 3 में, अगर आप सीट छोड़ देते हो तो या ज्वाइन नहीं करते हो तो अगले किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओके, अगर राउंड 3 के कोई सीट नहीं मिली है तो आप स्टे वैकेंसी या फोर्थ राउंड में जा सकते हो। और जिन्होंने अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट क्लेम ऑन एनी राउंड 2, यानी पुरानी सीट्स को हम भूल जाना पड़ेगा। सबसे आखिरी वाला राउंड होगा फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, या फिर फाइनल फोर्थ राउंड भी बोल दीजिए उसको, नाम कुछ भी दीजिए पर वही है, फोर्थ राउंड है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो फाइनल राउंड के लिए। डेटा स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिली थी तो आप स्टेट के साथ नहीं कर सकते, और स्टेट में मिली होगी तो आपको इधर एडमिशन लेने को नहीं मिलेगा। आपको थर्ड राउंड इज फिक्स्ड राउंड, तो वैकेंसी बताया जाएगा आपको। डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट भी इसी राउंड के थ्रू ऑनलाइन भरे जाएंगे। पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी के राउंड्स खुद भरे जाते थे, लेकिन अभी सारे के सारे राउंड्स
ऑनलाइन हो गए। ओके, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, यानी अलॉटेड सीट अगर आपको नहीं मिलती है, यानी मतलब कि आपको सीट मिलती है और आप वो ज्वाइन नहीं करते हो या उसे छोड़ देते हो, तो आप डीबार हो जाओगे 1 साल के लिए। ये फोर्थ राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। अगर फोर्थ राउंड में आपको सीट मिलती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो अगले 1 साल तक आप नीट में नहीं जा पाओगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें लगेगा अलॉटमेंट लेटर, यानी एमसीसी के वेबसाइट से आप लॉग इन कर कर आपका अलॉटमेंट लेटर, यानी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो लेटर आपको ओरिजिनल में लेना है, कलर में लेना है। एडमिट कार्ड लेना है आपको, एनटीए के वक्त जो एडमिट कार्ड था वो लेना है, उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए, उस पर फोटो होनी चाहिए, उस पर आपका थंब होना चाहिए। उसके बाद रैंक लेटर जो एनटीए ने दिया था वो भी लेना है। स्कोर कार्ड, जिसे हम लोग स्कोर कार्ड कहते हैं, री रिवाइज वाला स्कोर कार्ड लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए नीट का आपके पास। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास एज, नेशनलिटी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, या 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा और 12th का मार्क मेमो भी लगेगा। और वो जो पासपोर्ट साइज फोटो अपने नीट एप्लीकेशन को यूज किए थे वो भी लगेंगे। उसी के साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी आप यूज कर सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स को सारे ओरिजिनल लगेंगे। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर लगेगी, एम्बेसी सर्टिफिकेट लगेगा, स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट लगेगा। ये सारे हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आज ही नोटिफिकेशन आया है एनआरआई कन्वर्शन का, और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लगेगा। एससी एसटी के कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉर्मेट प्रोस्पेक्टस में दिया है। अभी तक 2024 का प्रोस्पेक्टस नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप 2023 के हिसाब से बना सकते हो। और एससी एसटी को सिर्फ सर्टिफिकेट इशू करना है, वैलिडिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ही अलाउड है। अगर आपका सर्टिफिकेट किसी रीजनल लैंग्वेज में होगा तो आपको हिंदी या इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसमें सब कास्ट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और इंग्लिश या हिंदी के वर्जन में अगर होगा तो उसको सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, आप प्रिंसिपल से अटेस्टेड कर सकते हो, और बॉन्ड सर्टिफिकेट पे उसका कन्वर्शन भी कर सकते हो। ओबीसी का कैंडिडेट होगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर, ये 2 सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। सब कास्ट बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में भी मेंशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, तो उनको सर्टिफिकेट 13 बोर्ड जो दिए हैं एनटीए ने या एमसीसी ने, उन्हीं से वो सर्टिफिकेट लेना होगा। वो फॉर्मेट में आपको वो सबमिट करना होगा। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आई फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट है, स्टेट के लिए ए फॉर्मेट है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर नेशनल एडमिशन के लिए आई फॉर्मेट में आता है, जिसके साथ फोटो भी होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। फीस के बारे में, मैं ये जो फीस बता रहा हूँ ये 2023 की है, 2024 का आज तक प्रोस्पेक्टस नहीं आया है। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने एडमिशन के लिए काम कर रहे हैं, वो 15% ऑल इंडिया कोटा अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी में है, तो उनकी नॉन रिफंडेबल फीस 500 रुपीज है, और रिफंडेबल 5000 रुपीज है। और अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है, और रिफंडेबल 10,000 रुपीज है। यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर 15% में जा रहे हैं तो आपको 5,500 रुपए भरने, और ईडब्ल्यूएस और ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 10,000 प्लस 1,000 11,000 रुपीज भरने। पर अगर कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन की कोशिश कर रहे हो, तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो आपको नहीं मिलेगा वापस 5,000 रुपीज है, और रिफंडेबल अमाउंट 2 लाख रुपीज है। पर याद रखिए, अगर आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई गड़बड़ करते हो, सीट लेकर के छोड़ देते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, तो ये 2 लाख रुपए भी आपके चले जाएंगे। ओके, सो ये अगला जो स्लाइड पर है, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का एक शेड्यूल दिया है। पिछले साल 2023 में कई स्टेटों ने क्या किया है कि इसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन यूजुअली इसको फॉलो करना चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं। तो पहला राउंड जो ऑल इंडिया का शुरू होगा 14 अगस्त से, यानी 14 अगस्त से शुरू होगा, 30 अगस्त तक चलेगा। शेयरिंग ऑफ ज्वाइंट डेटा जिसे हम लोग कहते हैं 30 तारीख से 31 तारीख तक होगा स्टेट के साथ। तो स्टेट की काउंसलिंग चालू होगी 21 तारीख से लेकर 29 तक, और शेयरिंग ऑफ डेटा वो करेंगे नेशनल के साथ 6 और 7 सितंबर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पहले राउंड का लास्ट ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट का रहेगा 5 सितंबर, है ना, टीचर्स डे 5 सितंबर।
और नेशनल का रहेगा 29 ऑफ अगस्त। तो लगभग एक हफ्ते का समय बीच में रहेगा। सेकेंड राउंड चालू होगा 5th ऑफ सितंबर से 13th ऑफ सितंबर तक, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया राउंड करेगा 28 सितंबर, और स्टेट का सेकेंड राउंड करेगा 26 ऑफ सितंबर। फिर थर्ड राउंड चालू होगा 26 सितंबर से, वो चलेगा 5 अक्टूबर तक, और स्टेट का 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक चलेगा। थर्ड राउंड में आपका ज्वाइनिंग रहेगा ऑल इंडिया का 12 अक्टूबर, और स्टेट का रहेगा 18 ऑफ अक्टूबर। अब स्टे वैकेंसी राउंड 16 अक्टूबर से चालू होगा, स्टेट का 21 अक्टूबर से चालू होगा, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया फोर्थ राउंड जहां पर पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी वो 30 अक्टूबर है, और स्टेट का भी 30 अक्टूबर है। उसके बाद 1 अक्टूबर से जो कहा जाता है कि कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, यानी थर्ड राउंड के एंड होने से पहले ही आपका कॉलेजेस चालू हो जाएंगे, आपको कॉलेजेस ज्वाइन करने होंगे, और बच्चे आप इंजॉय कर सकते हो आपका मेडिकल कॉलेज। तो ये सब चीजें थी, किस तरह से काउंसलिंग होने वाली है और किस तरीके से आप बेहतर तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमें बताइए, हम आपको गाइड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रोसेस पूरी तरीके से एडमिशन का हम करवा के देंगे। सो मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो। हम लोग एडमिशन करवाते हैं मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा और रेगुलर कोटा तो बिल्कुल है ही। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ